चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे अर्थ का क्लाइमेट कैसा है और हमारे अर्थ का क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है। यानी हम आज पूरी तरह से अपने अर्थ को समझने जा रहे हैं। ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ पे जो आप क्लाइमेट को देखते हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप है, कहीं पे ठंड है, आखिर क्यों है। और हमारे अर्थ के जो सराउंड में जो कंपोजिशन है जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे और पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यहां से आपके न पीटी के क्वेश्चन छूटने वाले हैं न मेंस का। यहाँ पे हम क्लाइमेट को समझेंगे, क्लाइमेट को रटना नहीं है। हमने जो पहला चैप्टर आपके लिए लाया है वो है अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन। हम आज कंपोजिशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये अर्थ का जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, इस पे हम चर्चा करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है और किन चीजों से बनी हुई है, इसको आज समझेंगे डिटेल के साथ। देखिएगा, पहले क्लास में आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, स्ट्रक्चर को पहले क्लास में नहीं देखेंगे, सेकंड क्लास हमारा स्ट्रक्चर का होगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, ये जो हमारी धरती है, इस धरती पे जहां हम रहते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पे इंडिया को आप देख रहे हैं, आप इंडिया के अंदर, हम इंडिया में पढ़ा रहे हैं, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के आप अंदर हो तो यहाँ पे क्या है आपके एटमॉस्फेयर में। जैसे मैं इस प्लेस पे खड़ा हूं, यहाँ पे आराम से मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। मे भी आप ये वीडियो कहीं से देख रहे होंगे, आप भी किसी प्लेस के ऊपर होंगे, या कहीं आप घूमने जा रहे हो, या कहीं से घूम कर आ रहे हो, या घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो। तो आप हर समय क्या हो कि एक क्लाइमेट के अंदर हो, एक एटमॉस्फेयर के अंदर हो। आज उसी एटमॉस्फेयर को समझना है। ये जो एटमॉस्फेयर है जिसमें आप रहते हो, उसी को समझना है। मतलब हमारे चारों तरफ जो वायु का एक घेरा है, पूरा वायु का घेरा, यही आपका एटमॉस्फेयर है। और यह जो वायु का घेरा है, हमारे धरती में क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बना हुआ है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या है, ये वायु का घेरा इसमें दूर नहीं जा पाता, इसके साथ घिरा हुआ है। ये चारों ओर धरती का हमारा रहता है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर तो बड़ा सा सिंपल सा है कि हमारे वायुमंडल के चारों ओर, हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, जो घेरा है, इससे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। ये सिंपल सा चीज है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इस पे आज विशेष चर्चा करेंगे और विशेष चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, देयर इज ए सर्कल ऑफ एयर अराउंड आवर अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर which remains connected by the force of gravity। जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है, यही क्या एटमॉस्फेयर है। और ये किससे जुड़ा रहता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा रहता है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स सिखाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बना, इसका काम क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। अभी हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ रहे हैं, बस इतना समझ के चलिए। देखिएगा, एक छोटा सा मैप के सहारे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस क्लाइमेट को हमने बात किया हमारे धरती के चारों ओर, आखिर इसमें क्या है। तो मेन 3 चीजें यहां पे है जो धरती पे पाई जाती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एक आपको दिख रहा होगा यहां पे, मेनली गैसेज है, वाटर वेपर है, एंड क्या है, डस्ट पार्टिकल। यानी जो वायु का घेरा है, इस घेरे में क्या पाया जाता है। तो इस वायु के घेरे में कुछ गैसेज हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं और कुछ वाटर वेपर हैं। तीनों को मिला करके हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है। तो सिंपल से समझिएगा, वायु का घेरा में कौन 3 चीज मिलते हैं, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। इसमें थोड़ी सी एक चर्चा हम और करेंगे कि जो गैसेज हैं, ये गैसेज कितनी मात्रा में, क्या कंपोजिशन है इन गैसों का। तो आप एक छोटा सा पिक देख रहे हैं, इस पिक में आप देखिएगा कि सिंपल सा हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे यहां पे सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आता है। ये 2 गैस मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में है और बाकी बात गैसों की मात्रा अलग अलग है जो यहां पे आ रही है गैसेस, इस पे हम अलग से देखेंगे। देखिएगा, यानी हम कहें जनरल इंट्रोडक्शन में कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, वायु से, एयर से। वायुमंडल में उपस्थित रंगहीन एवं गंधहीन, ये कलरलेस है, यानी न इनका रंग होता है न गंध होता है। जैसे अब मैं यहां पे खड़ा हूं, सिंपल सा, यहां पे गैसेज है, मेरे और कैमरे के बीच में कुछ गैसेज है। आपको मैं सीधा दिख रहा हूं और आप मुझे सीधा दिख पा रहे हो, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा।
बट यहाँ पे गैसेज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैसेज अवेलेबल है, बट हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना कोई रंग नहीं है और ना हम इसे सूंघ सकते हैं। इसलिए जो भी गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है, सारी गैसेज रंगहीन है और सारी गैसेज गंधहीन है। उसके बाद हम बात करते हैं हवा का, विंड के बारे में बात करते हैं। गतिशील वायु, वायु को क्षैतिज गति, मूविंग एयर और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये मैं आगे सिखाऊंगा कि वायु जो एयर है इसकी गति कैसे है और मूवमेंट क्या होता है, इस आगे में सिखाऊंगा। वायुमंडल के बारे में हम बात कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है और मुख्य क्या है, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ये चीजें मिलती है। इस पे हम आगे जाकर के पूरे डिटेल से बात करेंगे कि कौन से गैसेस कितना मात्रा में मिल रही है, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। आगे देखिएगा थोड़ा सा, फिर से वही चीज है हमारा। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95, यानी लगभग 21%। ये दो मेन गैसेज है। फिर आर्गन का नंबर आता है, फिर CO2 का नंबर आता है, नियोन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनोन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेज हमारे वायुमंडल में अवेलेबल है। अगर हम सारे गैसेज को बात करें, जो गैसों का एक कंपोजिशन है उस पर अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या मिल रहा था देखने को, तो सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिला है नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी रंगहीन और गंधहीन गैस है। दूसरी बात करें नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन हमारा जो है लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन मिलती है, नाइट्रोजन लगभग 128 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। ये जीवनदायी गैस है और इसी से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगर कहीं पे आपको आग जलाना है तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप आग नहीं जला पाओगे, यानी ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है और आपका श्वसन तंत्र में आपका जीवनदायी गैस के रूप में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। CO2 एक भारी गैस है और एक ग्रीन हाउस गैस है, मैं आपको बताऊंगा। और ये लगातार क्या है, इसकी वृद्धि होते जा रही है। पहले इसकी मात्रा कम थी, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये 32 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, क्योंकि भारी गैस है, भारी गैस नीचे मिलती है और हल्की गैसेज ऊपर मिलती है। ओजोन है, ओजोन के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उससे हमारी रक्षा करती है। थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये मेन गैसेज हो गई। फिर जलवाष्प है और क्या, धूलकण है। तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे, हम गैसेस के बारे में बात करेंगे और गैसेस को डिटेल से देखेंगे। यहां पे देखिएगा, अगर गैसेस को हम डिटेल से देखें तो कुछ चीजें आपको यहां पे दिखेगी। सिंपल सा, गैसेस दो प्रकार के होते हैं। गैसेस क्या होते हैं, गैसेस दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने कई गैसों को देखा, हमने नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, सब। अगर प्रकृति के अनुसार, नेचर वाइज अगर इनको हमको बांटना हो तो हम दो प्रकार से बांटेंगे। एक बांटेंगे हम स्टेबल, स्टेबल को बोलते हैं अस्थाई गैस, और दूसरा इसको हम बांटेंगे अनस्टेबल बोल करके, यानी अस्थाई गैस। अब समझना होगा कि भैया अस्थाई गैस क्या होता है और अस्थाई गैस क्या होता है। तो देखिएगा, रेशियो नेवर बी चेंज ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज नॉन एज स्टेबल गैसेस। परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा और रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है, चीजों को आपको याद करना। तो देखिएगा, बड़ा सिंपल सा, हमने बात किया ये अर्थ है, और एक वर्टिकल मूवमेंट की बात की। ये वर्टिकल मूवमेंट, जब धरती से कोई चीज सीधा ऊपर हम ले जाते हैं, ऊपर से नीचे आता है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट। अगर इस प्रकार से मूवमेंट दिखाना हो तो इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। तो हम वर्टिकल मूवमेंट में हम बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि अगर कोई गैसेज धरती से वर्टिकल मूवमेंट में सफर करे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो इनका रेशियो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो अब देखिएगा थोड़ा सा, दो गैस को हम लेते हैं, मान के चलिए एक गैस और हम ले लेते हैं। एक हमने रखा नाइट्रोजन को और एक हमने रखा ऑक्सीजन को, ये दो गैस को रखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वर्टिकल मूवमेंट अगर हम ले रहे हैं तो ये वर्टिकल मूवमेंट ऐसे जा रहे हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यही दोनों चीजें। अगर इस जगह पे पॉइंट 1, पॉइंट 2 और 3 पॉइंट लेके चलते हैं, ये पॉइंट है 3, यानी हम बोल सकते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। समझिएगा, ए बी सी 3 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। अगर ए पॉइंट पे मान लिया जाए कि नाइट्रोजन 1000 केजी मौजूद है और इसी पॉइंट पे ऑक्सीजन 500 केजी
मौजूद है, एक मान लिया हमने केजी में, ठीक है। पॉइंट बी पे गए तो हमें ये मिल रहा है कि ये यहां पे घट करके 500 केजी हो गया और ये हमें मिल रहा है 250 केजी। चलिए एक पॉइंट हो गया। पॉइंट सी पे हम जा रहे हैं तो पॉइंट सी पे हमें मिल रहा है 250 केजी और ये पॉइंट में मिल रहा 125 केजी। सिंपल सा। हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन 128 किलोमीटर तक ऊपर तक मिलता है और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर ऊपर तक मिलता है। तो हम जैसे जैसे जा रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है और नाइट्रोजन की मात्रा घटती जा रही है। इनकी मात्रा ज्यादा नीचे है और ऊपर में मात्रा कम है। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे 3 पॉइंट पे हमने बात किया। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि ये हमेशा क्या दिख रहा है, ये इसका इंटू 2 दिखा। यहां पे भी हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, इंटू 2 दिख रहा है। इस जगह पे भी देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, इंटू 2 दिख रहा है। यानी अगर रेशियो की बात करें हम सिंपल सा कि इनका रेशियो क्या आपस में है तो 1:2 की रेशियो में। अब सिंपल सा फिर से देखिए, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इनकी रेशियो पॉइंट ए पे भी 1:2 है, पॉइंट बी पे भी 1:2 है और पॉइंट सी पे भी 1:2 रेशियो है, 1:2 रेशियो है, 1:2 रेशियो है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो 1:2 आ रहा है। यानी ड्यूरिंग द वर्टिकल मूवमेंट रेशियो चेंज नहीं हो रहा, अनुपात नहीं बदल रहा, एक दूसरे के प्रति क्या है, ये अस्थिर है। क्वांटिटी चेंज हो जा रही है बट अनुपात नहीं चेंज हो रहा। तो इस प्रकार से जो गैसेस अपना प्रकृति दिखाती है ऐसे गैसेस को हम स्टेबल गैस कहते हैं। आया समझ में स्टेबल गैस क्या है? तो फिर से एक बार हम परिभाषा में आ जाते हैं स्टेबल गैस की, कि रेशियो नेवर बी चेंज्ड ड्यूरिंग द वर्टिकल मूवमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर नॉन एज स्टेबल गैसेस। जो गैसें वायुमंडल में वर्टिकल जाने के बाद अनुपात को स्थिर रखते हैं ऐसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल गैसेस बोलते हैं। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारा स्टेबल गैसेस है। सेम हम देखते हैं अनस्टेबल गैसेस को। इनका क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट, रेशियो विल बी चेंज। इनका रेशियो क्या होगा, बदल जाएगा। तो कैसे रेशियो बदलेगा, सिंपल सी बात है। अगर इनका रेशियो चेंज करना है तो हम यहां पे रख लेते हैं, एक अलग स्लाइड लेता हूं मैं। सिंपल सा 2 गैसेज हैं। अब हमने यहां पे हीलियम को रख लिया और हमने यहां पे रख लिया हाइड्रोजन को। हीलियम हाइड्रोजन हल्की गैस से है, ऊपर में ज्यादा मिलती है, नीचे कम मिलती है। समझिएगा, आप अगर एक बैलून आप देखोगे मेला में बच्चों को भर के दिया जाता है एक गैस, तो हीलियम हाइड्रोजन भर के देते हैं और जैसे अगर रस्सी को आप छोड़ दो वो क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ के चली जाती है, क्यों, हल्की गैसों का नेचर है, ऊपर जाती है। तो हीलियम हाइड्रोजन ऊपर रहती है, ये हल्की गैसेज है। अब इनका रेशियो क्या है कि ये है यहां पे 2000 केजी और ये है यहां पे मान के चलिए 1000 केजी। तो यहां तो इन दोनों का रेशियो 1:2 हो गया मान के चलते। लेकिन अगर पॉइंट बी पे आते हैं तो इनका रेशियो, अब ये है यहां पे 1500 केजी और भैया ये है यहां पे 800 केजी। अब रेशियो 1:2 नहीं रहा। अब यहां पे ये क्या है, 1000 केजी और यहां पे यह है 1200 केजी, 12 सॉरी, यहां पे यह है 600 केजी। तो अब बताइए रेशियो एक है? नहीं। तो जो गैसें का अनुपात ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में एक ना हो, ऐसे गैसें को हम अस्थायी गैसेस कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी है और जिसमें हीलियम भी है। और कई गैसेज है और CO2 को हम इसी में रखेंगे। CO2 भी क्या है, CO2 भी एक अस्थायी गैस है। इसको समझने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, आज हम इतना आपको समझा रहे हैं कि वैसी गैसें जो वर्टिकल मूवमेंट करे, वर्टिकल मूवमेंट में जिनका रेशियो हमेशा इक्वल रहे, वो क्या होते हैं, अस्थायी गैसेस। और जिनका रेशियो वर्टिकल मूवमेंट में क्या हो, चेंज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, अस्थायी गैसेस। ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। हम पहले गैस का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। गैस कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 2 प्रकार के, एक अस्थायी और एक अस्थायी। जो ऊपर नीचे जाने में क्या हो, अनुपात न बदले, अस्थायी, और जो ऊपर नीचे जाने में अनुपात बदल दे, वो क्या है, अस्थायी। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी बदल रही है, मात्रा बदल रही है। मात्रा से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेशियो से। तो याद रखिएगा रेशियो से यहाँ पे कि रेशियो क्या करता है।
अब देखिएगा स्टेबल गैसेस जो यहाँ पे थी उसके बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें हम और देख लेते हैं कि स्टेबल गैसेस यहाँ पे क्या बातें कर रही है। तो एक चीज देखिएगा स्टेबल गैस के बारे में इस जगह पे सिंपल सा, कि स्टेबल गैस जो है 90 किलोमीटर पर मेजर 3 स्टेबल गैसेज मिलती है, N2, O2 और आर्गन। अगर हम धरती से 90 किलोमीटर, जैसे ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ से हम अगर ऊपर की ओर जाते हैं वर्टिकल मूवमेंट में, अगर 90 किलोमीटर तक हम जाते हैं तो मेजर 3 स्टेबल गैसेज हमें नजर आती है, N2, O2 और आर्गन। अब मैंने क्या बोला, जिन अस्थाई हो, रेशियो चेंज ना करे, सेम रेशियो में ऊपर नीचे रहे, तो ये N2, O2, आर्गन क्या है, अस्थाई गैसेज है जो 90 किलोमीटर की ऊंचाई में हमें मिलते हैं। और कुछ एक्सीलेंट गैसेज है लाइक नियोन, क्रिप्टोन और जेनोन, ये भी क्या है, अस्थाई गैसेज। तो आपको यहां पे याद कर लेना है कि कौन सी गैस अस्थाई है और कौन सी गैस अस्थाई है, याद कर लेना है। तो कौन सा मिला, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और नियोन, इतना हमें मिला स्टेबल में। इधर देखते हैं 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक 3 प्रमुख वही चीजें हिंदी में है, नियोन, क्रिप्टन और जेनोन, ये उत्कृष्ट गैस बोलते हैं इसको, ये मिलती है। अब देखिएगा यहां ऊंचाई पे सभी गैसों का औसत में बदलाव होगा, लेकिन O2 के औसत में नीचे की तुलना में बराबर बदलाव होगा, इसे अस्थाई गैस कहा जाता है। चलिए इतना के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेबल गैस आपको समझ में आ गया होगा। अनस्टेबल गैसेस में कुछ पॉइंट्स है, यहां पे देखिएगा, ये 90 किलोमीटर के ऊपर होती है, ज्यादातर मिलती है। तो थोड़ी सी एक चीज समझ लीजिएगा, अगर हम धरती को लेते हैं यहां पे, ये सपोज डेट ये हमारी धरती है, हमने धरती को ले लिया, धरती से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, और एक रेशियो हमने दे दिया यहां पे 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर के ऊपर हमने बात की, और एक हम जा रहे हैं 90 किलोमीटर से ऊपर की। तो यहां पे हमें मैक्सिमम देखने को मिला O2, N2 और Ar देखने को मिला। ऊपर में हमें मैक्सिमम हीलियम देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, CO2 भी हमें यहीं पे दिख रहा है, लेकिन CO2 एक अनस्टेबल गैस है। अब देखिएगा कि इन गैसों के कारण जो हमारे ऑक्सीजन है, प्राणदायी गैसेज है, इसके कारण जो ये एरिया है 90 किलोमीटर तक, इस एरिया को हम बोलते हैं होमोस्फेयर। क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर के नाम से जानते हैं, यानी इसे कहा जाता है सममंडल। सममंडल कहने के पीछे कुछ कारण है। यहां पे जो हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहां पे जैसे हमारा इन्वायरमेंट मिल रहा है, 90 किलोमीटर तक लगभग यही इन्वायरमेंट हमें मिलता है। लगभग पूरी तरह नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर बोलते हैं। मैक्सिमम O2, N2 और आर्गन हमें यहां तक मिल जाते हैं मैक्सिमम, इसलिए हम इसे होमोस्फेयर बोलते हैं। और 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अगर हम बात करें तो इसे हम जानते हैं हेट्रो, क्या नाम से जानते हैं, हेट्रोस्फेयर, विषम मंडल। यहां की परिस्थितियां एकदम अलग हो जाती है। तो आपको याद रखना 90 किलोमीटर तक, जो इस ऊंचाई तक 90 किलोमीटर तक जो हम जा रहे हैं, ये हो गया होमोस्फेयर, और 90 से ऊपर जो जाएंगे इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्फेयर। तो 2 प्रकार के मंडल आपको अभी हाइट के अनुसार मैंने दिखाया, बाद में हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वो अलग से बात करनी है स्ट्रक्चर में। ये अभी समझ लीजिएगा 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के बाद को क्या कहा जाता है, आराम से समझिएगा, देखिएगा थोड़ा सा। फिर अगर और आगे बात करें हम गैसेस को हट करके, अब इन गैसों में क्या कैपेसिटी है, अब देखिएगा थोड़ा सा इस जगह पे, अभी बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। एक पिक आपको दिख रहा है, यहां पे हमने सन को रखा, यहां पे कौन है, सन है, और हमारी धरती है यहां पे नीचे में। सन से रेज आ रही है, इन रेज के बारे में बात करेंगे कि गैस का नेचर क्या है रेज के साथ, इन रेज के साथ क्या बिहेव करेगी सन, उस पर हम बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये हमारा सन है, ये क्या हमारा, ये हमारा सन है, हमने यहां पे सन को ले लिया, ये हमारा सन है। और सन के नीचे हम क्या करते हैं, धरती को ले लेते हैं समझने के लिए। ये हमारी धरती है जिसपे हम रहते हैं, धरती, यानी हम इसे बोल सकते हैं ये हमारा अर्थ है। बचपन से आपने पढ़ा है कि सन से किरणें कहां पे आती है, सन से किरणें धरती के ऊपर आती है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, धरती पे किरणें आ रही है, सनलाइट। तो सन से लाइट कैसे निकलती है, तो सन में क्या होता है कि सिंपल सी एक बात है, सन के अंदर होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन,
यानी 90% सन के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन, यानी संलयन प्रक्रिया होती है। और संलयन प्रक्रिया से ये हीलियम के रूप में बाहर आती है, और हीलियम के रूप में, फोटॉन्स के रूप में हमारे धरती पे ये सनलाइट आती है। ये सिंपल सा चीज है। अब आपको पता है कि इसी बीच में कौन है हमारा, यहाँ पे गैसेज मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में। हमने अभी बात किया कि ये गैसेज, आपको मैंने नाइट्रोजन दिखाया, ऑक्सीजन दिखाया, एक हाइट पे दिखाया, और इसी को हम बोलते हैं अपना एटमॉस्फेयर। समझिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ये गैसेज प्रेजेंट है। अब ये सनलाइट हमारे गैस के साथ क्या रिएक्शन करेगा, ये अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अगर ये हमारा यहाँ पे हमारा सन है, सिंपल सा, ये हमारा सन है, सन को ऐसे हम लेते हैं, और नीचे में हमारा, हमने क्या लिया था, हमने अपने अर्थ को लिया। अभी जो सनलाइट है, इसका आने का और जाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है, अभी हम समझ लेते हैं। सन से जो लाइट आती है वो इस प्रकार से आती है, इससे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव। और हमारी धरती इस लाइट को क्या करती है, हमारी धरती इस लाइट को यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी परावर्तित करेगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जब वापस जाती है तो इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज होगा, और इस फॉर्म में ऊपर की ओर जाएगी ऐसे। यानी सन से जो लाइट हमारी धरती पे आई, यहाँ पे सन से लाइट आ रही है, धरती के ऊपर पड़ी, धरती ने कुछ देर तक सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन धरती के अंदर पावर नहीं है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ये सनलाइट को क्या करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, यानी वापस स्पेस में सनलाइट जाने लगती है। तो जो ऊपर से लाइट आ रही है, ये वाली लाइट जो ऊपर से लाइट आ रही है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव। इसको क्या बोलते हैं, इसे हम नाम से जानते हैं, शॉर्ट वेव के नाम से जानते हैं। यानी हम इसे सिंपल सा अभी समझते हैं लघु किरणें, बेसिक क्लास है हमारा, बेसिक समझिएगा। इससे हम बोलते हैं लघु किरणें। और जब टकरा करके वापस जाती है तो इसका जो लेंथ है ना, जो इसकी स्पीड है, जो गति है, जो हर्ट्ज आवृत्ति है, वो टूट जाती है। उसके कारण इसका रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा बदलाव होता है, ऐसे हम बोलते हैं लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं, यानी दीर्घ किरणें बोलते हैं। इतना याद रखना है पहले ये दो चीज। सन से जो किरणें आ रही है, सन से जो किरणें आ रही है, इससे हम लघु तरंग यानी शॉर्ट वेव बोलते हैं। ये सोलर रेडिएशन है, सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम शॉर्ट वेव बोलते हैं, एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, सूर्य विकिरण को क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव बोलते हैं। और इसके बाद आपको पता है कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो वायु का एक घेरा है। इसमें हमें क्या मिल रहा था, तो इसमें हमें एक चीज मिल रहा है कि यहां पे हमारी गैसेस प्रेजेंट है। हमारी गैसेस क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिन गैसों की बात किया, ये गैसेस इस जगह पे प्रेजेंट है, ये सब। तो सनलाइट के साथ ये गैसेस क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा सनलाइट का। अगर यहां पे मौजूद है गैसेस और सनलाइट इसके बीच से पार हो रही है, फिर वापस बीच से निकल रही है, तो कुछ तो रिएक्शन होगा, कुछ तो काम होगा यहां पे। तो पहला चीज बता दूं, जो शॉर्ट वेव है ना, ये सनलाइट के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसकी आवृत्ति तेज है, हमारे गैस के साथ वो गैस कुछ नहीं कर पाएगा उसका। याद रखिएगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कोई रिएक्शन नहीं होगा सनलाइट के साथ, गैसेस के साथ। दूसरा पॉइंट, जो रिफ्लेक्ट हमारी धरती ने जिसको रिफ्लेक्ट किया, इसको जो रिफ्लेक्ट किया, इसका कुछ लोचा होगा इसके साथ। कुछ ऐसी गैसेज है हमारी धरती पे जिसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, आगे हम सब पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये गैसेज क्या करेगी, दीर्घ किरणों को पकड़ेगी, यानी अवशोषित करेगी, यानी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। याद रखिएगा, एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है, वो किसको एब्जॉर्ब करती है, तो दीर्घ किरणों को, यानी इसको एब्जॉर्ब करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में हम मेनली CO2 को देखते हैं, CH4 को देखते हैं, और कई गैसेज हैं जिसको हम देखते हैं। हम आगे बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। और कहा जाता है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो हमारी धरती का जो टेम्परेचर है, ये औसत 15 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि ये जो गैसेस काम कर रही है, इनकी मात्रा जो थी उसके अनुसार हमारी धरती की औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है।
तो CO2 की जितनी मात्रा बढ़ेगी उतना ज्यादा लॉन्ग वेव को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और लॉन्ग वेव जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, प्लस होते जाएगा। तो CO2 और लॉन्ग वेव में एक रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बना करके रुक जाते हैं। अगर और भी CO2 बढ़ते जाएगा तो ये रिश्ता और बढ़ते जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा धरती का। तो धरती का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो यही क्या करेगा, आगे जाकर ग्लोबल वार्मिंग का दौर बढ़ेगा, जो आपको आगे पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, बहुत लोग हल्ला करते हैं जलवायु परिवर्तन। सिंपल सी बात है कि अगर धरती का तापमान बढ़ेगा तो कहीं की भूमि बंजर होगी, कहीं की भूमि पे बारिश ज्यादा होगा, समुद्र एरिया में पानी बढ़ते जाएगा ड्यू टू ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर से नदियों में बाढ़ आएगा, वो सारा पानी समुद्र में जाएगा, आइलैंड डूबने लगेंगे। तो इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे ये पूरे के पूरे धरती पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, सिंपल सा मैं कुछ चीजें दिखा दूं। ये जो जापान है, यहाँ पे जापान क्या होगा, जापान पूरी तरह से डूब जाएगा। जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब जो कोस्टल एरिया में जो छोटे छोटे देश है, मेडागास्कर है, जो समुद्र के बीचों बीच है, ये सब क्या होंगे, डूब जाएंगे, आइलैंड समाप्त हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। तो हम बात करेंगे इसको डिटेल से। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज है जो इसको पकड़ती है। तो पहला चीज हमने पढ़ा कि स्टेबल गैसेस क्या है, अनस्टेबल गैसेस क्या है, और इन गैसेस जो भी स्टेबल हो, अनस्टेबल गैसेज हो, वो हमारे सनलाइट के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये हमारे आउटगोइंग रेडिएशन को पकड़ते हैं, लेकिन कौन पकड़ता है, CO2 CH4 ये पकड़ते हैं। हमारा ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है, हमारे नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है, लेकिन ये हमारे लिए क्लाइमेट रूप से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखते। क्लाइमेट के लिए वैल्यू कौन रखता है, CO2 CH4 वगैरह वैल्यू रखते हैं। हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, वाटर वेपर है, ये सब हमारे क्लाइमेट के लिए जरूरी है। N2 और ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं रहता क्लाइमेट में बदलाव में। क्लियर है। चलिए, मात्रा ज्यादा होने से ऐसा नहीं है कि वो हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं। ऑक्सीजन क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, नाइट्रोजन क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, इफेक्ट डाल रहे ग्रीन हाउस गैसेस। आगे देखते हैं, एक हमने समझा टोटल। तो ये एक प्रक्रिया हो रही है यहां से, ये पूरा प्रक्रिया को हमने समझा। थोड़ा सा और आगे देखिएगा। चलिए दूसरा चीज समझते हैं। हमारा वायुमंडल किन चीजों से बना हुआ था, गैस से, वाटर वेपर से एंड डस्ट पार्टिकल से। हमने गैस को देख लिया, गैस है टू टाइप, और गैस का सनलाइट के साथ क्या बिहेवियर है। और याद रखना है एक चीज और, कोई भी गैस हो, गैस गर्म होने के बाद कहां क्या की जाती है, ऊपर की ओर जाती है। जैसे ही गैस धरती पे गर्म होगी, गैस का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो एक चीज दिमाग में यहां बैठा लेना है क्या, कि गैस का मूवमेंट वर्टिकल होता है, यानी सीधे ऊपर की ओर जाती है। गैस जैसे ही गर्म होगा, हवा जैसी गर्म होगी, ऊपर जाएगी, और दूसरी जगह के हवा उस जगह को भर देता है। इसको हम समझेंगे मास्टर मैप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में। तो गैसेज ऊपर जाती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ गया वाटर वेपर के ऊपर। तो वाटर वेपर क्या होता है, सिंपल सा समझिएगा। वाटर वेपर को अगर समझना तो सिंपल सा एक चीज समझिएगा कि वाटर वेपर, आप घर में पानी गर्म करो, एक बाल्टी पानी गर्म करो, और पानी जब गर्म होगा तो उससे कुछ भाप निकलता, इवेपोरेशन होता, और उसके ऊपर आप हाथ को ऐसे रख दो, यहां पे देखोगे छोटी छोटी पानी के बूंदे बढ़ जाएंगे। यही क्या है, इवेपोरेशन है। यही क्या है, जलवाष्प है। यानी हमारे वायुमंडल में पानी की मात्रा जलवाष्प के रूप में भी ऊपर में रहती है। ओशियनोग्राफी में हम देखेंगे ये कितना % पानी हमारे वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में। ये वाटर वेपर है। आप कुछ भी करो, वाटर वेपर, पानी गर्म करो, लिक्विड गर्म करो, वाटर वेपर निकलता है ये। तो धरती पे जो सनलाइट आ रही है, धरती पे जो सनलाइट आ रही है, ऊपर से सन आ रही है, तो धरती पे आप देख लो कि धरती पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। धरती पे ये पूरा का पूरा ओशियन है। अब ओशियन पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो क्या निकलेगा, यहां से वाटर वेपर निकलेगा। और यहाँ पे भी क्या है, हमारा ग्राउंड है, टोटल चीजें और निकल के ऊपर जाती है। तो सिंपल सा समझिएगा, वाटर वेपर का कनेक्शन समझिएगा सनलाइट के साथ। पहला चीज हमने देखा कि अगर सन है और धरती है और यहाँ पे समुद्र है, सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर वाटर वेपर क्या करेगा,
एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में जाकर के ऊपर जमा हो जाएगा। लेकिन हम जैसे गैस को हमने समझा था वैसे हम वाटर वेपर को भी अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, हमने सन को लिया और दूसरा में हम किसको ले रहे हैं, हम अर्थ को ले रहे हैं। अब सनलाइट नीचे आई, पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होकर क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब भी पानी गर्म होगा वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर भी वर्टिकल ही ऊपर जाएगा। गैसेज कहां गई थी, वर्टिकली ऊपर गई थी, ये जलवाष्प कहां जाएगा, वर्टिकली ऊपर जाएगा, यानी ऊपर के लेयर में जाएगा। तो समझिए कि यहाँ पे पानी का कुछ लेयर था, ये पानी का लेयर था, और ये पानी समुद्र था, एरिया था, यहाँ पे समुद्री एरिया है, और इस जगह पे सनलाइट पड़ा तो ये पानी कहाँ चला गया, इस प्रकार से वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो गया, जहां तक ये जा सकता है। और आपको पता है कि सन से एक लाइट आती है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव, और जब रिटर्न में जाती है इसको क्या बोलते हैं, बताइए, लॉन्ग वेव। तो फिर से शॉर्ट वेव आ गया, फिर से लॉन्ग वेव आ गया। अब हमें यह देखना है कि गैसेज ने क्या किया था, गैस ने इसके साथ रिएक्शन किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया लॉन्ग वेव को। ये क्या करेगी, वाटर वेपर जो है, ये हमारा सन है, वाटर वेपर क्या करता है ना, शॉर्ट वेव को भी और लॉन्ग वेव दोनों को क्या करेगा, ये दोनों के एब्जॉर्ब करेगा। देख लीजिए, इसका अलग कैपेसिटी है। वाटर वेपर हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव, यानी इसके पास क्षमता है कि शॉर्ट वेव को भी पकड़े और लॉन्ग वेव को भी पकड़े। गैस के पास क्या क्षमता थी, तो गैस के पास क्षमता थी कि वो किसको पकड़ेगी, लॉन्ग वेव को पकड़ेगी। लेकिन वाटर वेपर हैव कैपेसिटी दोनों को पकड़ने का भैया। तो वाटर वेपर को हम क्या बोलेंगे, जो सनलाइट को पकड़ ले, जो सनलाइट को पकड़ ले उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। तो वाटर वेपर के अंदर कौन सी क्वालिटी आ गई, ग्रीन हाउस गैस की क्वालिटी आ गई। और वाटर वेपर भी के मूवमेंट कहां पे है, तो वाटर वेपर भी गर्म होने के बाद कहां जा रही है, अपवर्ड मूवमेंट में, यानी वर्टिकल मूवमेंट में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाकर एक हाइट तक जमा हो जाती है। तो फिर से देखिएगा वर्ल्ड को, पहले गैसेस गर्म हुई तो कहां जाके जमा हो गई, यहां पे एटमॉस्फेयर में। धरती पे पानी है, जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं पानी है, इस पे सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ने के बाद वाटर वेपर बना हुआ, क्या हुआ, जाकर ऊपर में जमा हो गया। मतलब जो भी जा रहा भाई ऊपर जाकर के जमा हो जा रहा, तो ऊपर जाके जमा होकर कुछ तो काम करेंगे नहीं, समझाऊंगा क्या काम करेंगे, बहुत शानदार काम करेंगे, इसी से हमारा जीवन चलेगा, वरना हमारा जीवन समाप्त। तो वाटर वेपर का काफी अच्छा रोल है हमारे लिए, और इन गैसेस का भी रोल हमारे लिए काफी अच्छा है। तो हमने अभी दो चीजों को देखा, अभी इसमें कुछ चीजें और देखनी है, थोड़ी सी चीजें देख लीजिए। बाकी बात लिखाने का काम, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा सारी चीजों को। देखिएगा, अब वाटर वेपर के बारे में देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल के औसत तापमान पर निर्भर करता है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारे धरती का, इसमें कितना जलवाष्प हो सकता है, तो भैया टेम्परेचर जितना रहेगा उतना जलवाष्प होगा। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ते जाए जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी। याद रखिएगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो जलवाष्प की मात्रा इंक्रीज करेगी। दैट मींस जिस जगह पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी उन जगह पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और जहां पे जलवाष्प गर्मी कम पड़ेगी वहां पे जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो हम ऐसे समझते हैं ये हमारी धरती है, सिंपल सा देखिएगा, ये धरती है, और धरती पे बीच में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है रेड वाली जो लाइन है, ये 0 डिग्री है। और हमें पता है कि ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री से अगर हम साउथ की ओर जाते हैं इसको बोलते हैं साउथ पोल, और इधर हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। ये एरिया हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, ये एरिया हमेशा बर्फ से ढका हुआ। और धरती पे हमारा सबसे ज्यादा सनलाइट अगर कहीं पड़ता है तो 0 डिग्री के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा लोग काले काले दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। और 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर क्षेत्र को हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं इस एरिया को। यहाँ पे बारिश भी काफी ज्यादा है। मैं समझा देता हूं क्यों। इस सनलाइट ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगी और फिर बादल बन करके यहाँ पे नीचे बरसती है। तो यहाँ पे डोलड्रम पे सबसे अधिक बारिश होती है। तो आप देख लो अमेजन का जंगल, बारिश जहां होगी तो जंगल भी तो वहीं पे बनेंगे ना। तो अमेजन का जंगल क्यों बना इस जगह पे, पर समझिएगा। तो हमारा सबसे ज्यादा जलवाष्प कहाँ मिलेगा, तो हमारा सबसे अधिक जलवाष्प मिलेगा कहाँ पे, इस 0 डिग्री के ऊपर मिलेगा।
सॉरी, हाँ 0 डिग्री पे मिलेगा, इसको इक्वेटर यानी मध्य लाइन बोलते हैं। और जैसे जैसे हम साउथ पोल की ओर जाएंगे ठंडा होते जाएगा इधर, तो यहाँ पे हमारे जलवाष्प की मात्रा कम मिलेगी। यानी हम यह कह सकते हैं इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, घटते जाएगी। हमारे धरती का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और हम इसी तापमान पे हमारा मैक्सिमम वाटर वेपर की मात्रा 4% तक हमारे होती है। यहाँ पे केवल जलवाष्प ही आने में और जाने वाले दोनों विकिरणों को पकड़ सकती है। अब प्रश्न ये बन गया कि कौन सी ऐसी गैस है या कौन है निम्न में से जो सौर विकिरण को इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों को पकड़े, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव दोनों को पकड़े। उसकी क्षमता किसके पास है, ओनली वाटर वेपर के पास क्षमता है। क्लियर है? यानी वाटर वेपर क्या कर रहा है, पहला गैस ऊपर गया, दूसरा कौन गया, वाटर वेपर ऊपर गया। और वाटर वेपर के अंदर काफी क्षमता है, बहुत चीजों को एब्जॉर्ब करने का, बहुत सारी चीजों को करता है। और ऐसे देखिएगा, सिंपल सा ऐसे समझ लीजिएगा कि यदि ये एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, हम माउंटेन पे ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस पिक पे हम जा रहे हैं और इस पिक यहां से, तो यहां पे वाटर वेपर ज्यादा होगा या ऊपर में वाटर वेपर ज्यादा होगा या यहां पे वाटर वेपर ज्यादा होगा। तो आपको बता देता हूं कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बिहेव करता है कि हम जब ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सिंपल सी चीज है, अगले चैप्टर में समझेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम वाटर वेपर तभी होगा, मैक्सिमम वाटर वेपर तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो हम धरती से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर यहाँ मैक्सिमम है और ऊपर टेम्परेचर घट रहा है, तो यानी हम पहाड़ पे जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, हम धरती से पर्वत के ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम क्वेश्चन में इसको बात करेंगे। वहां पे स्टेटमेंट अगर दे दे कि धरती से पर्वत के ऊपर जाने पे जलवाष्प की मात्रा डिक्रीज होती है तो डेट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर बदल दे कि धरती से ऊपर जाने पे जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या होगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और हम इसको अच्छे से समझेंगे, टेम्परेचर क्यों घटती है, कितना घटती है। जैसे हम सिंपल से बता देते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पे लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाती है और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होती है। देख लीजिएगा, तो हिमालय पे बर्फ क्यों मिलता है, चोटियों पे, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। इसे हम बोलते हैं, एक सिंपल सा हमारा सामान्य एक रेट है हमारा यहाँ पे, उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, समझते जाइएगा, हम बेसिक क्लास में हम बात कर रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारा सन साल में 2 बार चमकता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोशनी हमें मिलता है यहाँ पे। इसके मुकाबले में यहाँ पे रोशनी हमें कम मिलती है, यहाँ पे रोशनी कम मिलती है। रोशनी कम मिलने के कारण यहाँ का टेम्परेचर कम होता है और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएं या 0 डिग्री से इधर नीचे की ओर जाएं, साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर कम है तो यहाँ पे वाटर वेपर भी क्या होगा, इसके तुलना में कम होगा, इक्वेटर के तुलना में। यानी आप नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, इस जगह से वाटर वेपर क्या होगा, कम होते जाएगा। अगर स्टेटमेंट में ये बोल दे कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर जाने पे वाटर वेपर की मात्रा बढ़ेगी, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां से वाटर वेपर की मात्रा बढ़ती है और इधर जाने पे वाटर वेपर की मात्रा घटती है। समझते जाइए, एक एक चीज को समझाते जा रहा हूं कि वाटर वेपर का अर्थ पे क्या है लेना देना। चलिए, एक चीज हमारा ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हमने बात किया था कि जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इन 3 चीजों में हमने देखा था, आते हैं एक लास्ट पेज, गैसेस। हमने गैसेस को देख लिया कि हम ऊपर जा रहे हैं, गैसेस ऊपर चलते जा रही है गर्म होने पे। और वाटर वेपर को देख लिया और हमने दोनों को देख लिया कि सनलाइट के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। तो अब सिंपल सा एक चीज, गैसेज ऊपर जाके क्या करती है, जमा हो जाती है,
ऊपर जाके ठंडी होते जाती है क्योंकि ऊपर टेम्परेचर घट रहा है, और जाकर जैसे ऊपर जाती है भारी होकर के एक जगह पर रुक जाती है। और सनलाइट का जो लॉन्ग वेव है, जो रिटर्निंग लाइट है, उसको एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को बढ़ाती है। हमारा जो वाटर वेपर ये भी ऊपर चला जाता है, दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को पकड़ के वहां पर टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब लास्ट बच गया हमारा डस्ट पार्टिकल। तो भैया डस्ट पार्टिकल क्या है? आप जहां पे हो, धरती पे घूम रहे हो, अगर कहीं लात मारो तो देखिए छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे। डस्ट पार्टिकल मतलब धूल कण। अगर सही धूल कण आपको देखना है तो कमरे को अंधेरा कर दे, और जो पतली सी रेज अगर खिड़की से आ रही है या खपड़ेल घर है, उस रेज में आप देखोगे तो छोटे 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 डॉट दिखाई देते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट है ना, यही डस्ट पार्टिकल है। और डस्ट पार्टिकल आप देखोगे कि उड़ते रहते हैं हवा में, और डस्ट पार्टिकल जो छोटे होते हैं उड़ के क्या करते हैं, ये भी अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर जाते हैं। तो पहला हमने देखा गैस उड़कर ऊपर, वाटर वेपर उड़कर ऊपर, और डस्ट पार्टिकल भी उड़ के ऊपर जाते हैं। तो धरती पे सबसे अधिक अगर डस्ट पार्टिकल कहीं से आते हैं तो जो वोल्केनो का विस्फोट होता है, वोल्केनो के विस्फोट से मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल हमारे धरती पे आते हैं। और डस्ट पार्टिकल जो माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है, माइनिंग से डस्ट पार्टिकल निकल रहा है। मेटालॉइड्स जो उल्का पिंड हमारे धरती में आती है, जो आइनोस्फीयर में आकर के टकरा के जलना शुरू हो जाती है, उनके राख जो होते हैं वो भी क्या है, वो भी एक डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल देखिए, वोल्केनो से डस्ट पार्टिकल निकल रहा है जो हमारी धरती पे आ रही है। मेटालॉइड्स जो धरती के ऊपर गिर रहे हैं, इससे भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है। साथ ही आप देखिएगा कि डस्ट पार्टिकल के लिए माइनिंग है, बहुत सारी जगहों से आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल का एक नेचर होता है, नेचर पे हम बात करेंगे। यहां पे देखिएगा डस्ट पार्टिकल का एक नेचर है, यहां पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब समझिएगा कि आर्द्रता ग्रही, जो पानी को खींच ले। अब घर के पास आप एक काम कीजिए कि कहीं मिट्टी है, कहीं डस्ट है, उस पर पानी डालो, देखिएगा जब तक पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो जाए उसको सोखते जाती है। यानी सोखना है, क्या बोलते हैं, आर्द्रता ग्रही, पानी को क्या करती है, खींच लेती है। और जलवाष्प के अंदर क्या पाया जाता है, पानी। तब मैं समझाऊंगा आगे। और आप देखिएगा डस्ट पार्टिकल का एक और पार्टिकल है जो नमक को हम बोलते हैं। जो नमक है ना, नमक, साल्ट जो आप खाते हैं, नमक भी एक डस्ट पार्टिकल है। जब सन की लाइट धरती पे पड़ती है, अगर ये धरती है, ये धरती है और धरती पे सन की लाइट पड़ रही है, तो ये इवेपोरेशन होगा और यहां से पानी ऊपर उड़ के जाएगी। तो पानी के अंदर जो सागरीय पानी है उसके अंदर NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो पानी तो उड़ गया, तो बच गया क्या, साल्ट पार्टिकल, यानी NaCl बच जाएगा। तो NaCl क्या है, NaCl इज ए डस्ट पार्टिकल। और NaCl जो डस्ट पार्टिकल है ना, जितने भी डस्ट पार्टिकल है उन सबसे ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक है नेचर में। तो मैक्सिमम हाइड्रोस्कोपिक नेचर किसका है, इन डस्ट पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम है। अब जब मैक्सिमम है तो डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, हवा के साथ ऊपर की ओर चलते जाएंगे और जाकर के जमा हो जाएंगे एक जगह। तो तीनों जो चीज हम पढ़ रहे थे, तीनों क्या कर रही है, तीनों ऊपर जाकर के हवा में जमा हो जा रही है। और क्या करेंगे ये देखिएगा, अब समझाता हूं। ये हमारी धरती थी और धरती से तीन चीजें निकली। पहला, एक डस्ट पार्टिकल को रखते हैं, एक गैस को रखते हैं, और एक हम वाटर वेपर को रखते हैं। समझिएगा, अभी लास्ट हमने पढ़ा कि डस्ट पार्टिकल कहां जा रही है भाई, तो डस्ट पार्टिकल ऊपर गई और ऊपर जाकर के इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में एक जगह जमा हो गया। देखिएगा, एटमॉस्फेयर में जमा हो गया ये चीजें। इससे पहले एक चीज और देख लीजिएगा, अगर डस्ट पार्टिकल, ये है सन और ये हमारी धरती, और यहां पे हमारा क्या जमा हो गया है, डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में। अब डस्ट पार्टिकल क्या करेगा सनलाइट के साथ, तो ये दो काम करेगा, या तो सनलाइट को ऐसे करेगा या तो सनलाइट को ऐसे करेगा, दो काम करेगा। इसका मतलब हुआ स्कैटरिंग और इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्स। यानी जो डस्ट पार्टिकल है सनलाइट के साथ दो बिहेव करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे गैस ने आउटगोइंग वेव को एब्जॉर्ब किया, वाटर वेपर ने इनकमिंग प्लस आउटगोइंग दोनों को एब्जॉर्ब किया, लेकिन डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं करता। डस्ट पार्टिकल क्या करता है, या तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या तो सनलाइट को स्कैटर करेगा, ये दो काम करता। और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें कभी कभी क्या दिखाई पड़ता है,
इंद्रधनुष, जो आप बोलते हैं रेम्बो, जो रेम्बो आपको ऐसे प्रकार से दिखाई देता है आसमान में, किसके कारण दिखाई देता है? स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। दूसरा चीज, अगर ये हमारी धरती है, ये सन है, और यहां पे हमारी धरती है, ये हमारी धरती, अच्छे से समझिएगा। अब यहां पे मॉर्निंग होने जा रहा है और यहां पे इवनिंग होने जा रहा है, तो आप देखेंगे सूर्य उदय अभी हुआ नहीं है, सन आसमान में चमक नहीं रहा है, फिर भी आप देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, आपको दिखाई दे रही है। क्यों? सन है नहीं, लाइट आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई? इवनिंग हो गया, सूर्यास्त हो गया, सनसेट हो गया, फिर भी आपको कुछ समय तक दिखाई दे रहा, ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जमा है, डस्ट पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चले जा रहे हैं? सन के आने से पहले डस्ट पार्टिकल के कारण जो सन से स्कैटरिंग का लाइट है, वो लाइट आप तक पहुंच जा रहा है, भले सन नहीं पहुंचा, स्कैटरिंग लाइट पहुंच गया। यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो आप देख पाते हो कुछ समय तक, ड्यू टू द स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग करने वाला कौन है? ये सन के लाइट को स्कैटरिंग करने वाला डस्ट पार्टिकल। तो बताइए, आप डस्ट पार्टिकल को समझते होंगे कि डस्ट पार्टिकल खराब चीज है। भैया सुबह में आपको देखने का काम आ जा रहा है डस्ट पार्टिकल के कारण, शाम में आप देख पा रहे हो डस्ट पार्टिकल के कारण। और उससे बड़ा चीज देखिए डस्ट पार्टिकल क्या करता है, उससे बड़ा चीज क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल ऊपर चला गया, और आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल तो ऊपर जाता ही है, साथ में ऊपर कौन जाता है? वाटर वेपर भी ऊपर जाता है। सबसे ज्यादा वाटर वेपर कहां से बनेगा धरती पे? आप देख लो, समुद्र एरिया देख लो, 70% समुद्र एरिया, सूर्य की रोशनी समुद्र के ऊपर पड़ रही है, वाटर वेपर बन रहा, वाटर वेपर ऊपर जा रहा, और वाटर वेपर ऊपर जा रहा तो NaCl बन रहा, हवा के साथ NaCl भी ऊपर जा रहा, नमक के कण ऊपर जा रहे हैं। तो मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल में कौन है? आपका नमक है। मैक्सिमम NaCl होता है डस्ट पार्टिकल में, यहां पे चला जाता है। और ये जो NaCl है, ये क्या करते हैं? जलवाष्प को अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जलवाष्प को अपने ऊपर बैठा रहा। देखिएगा मैंने क्या बोला, डस्ट पार्टिकल आर्द्रता ग्रही होते हैं, जलवाष्प को क्या करेंगे? पानी को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। तो पानी को पकड़ लिया, अब पानी को पकड़ लिया तो ऊपर से यहाँ पे कुछ और भी चीजें गई है, गैसेज भी ऊपर गई है। अब ये गैस क्या करेंगे? इसके ऊपर दबाव डालेगी। देखिएगा ये गैस क्या करेंगे? ऊपर दबाव डालेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, हमने क्या बात किया था कि जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा भैया? तो टेम्परेचर माइनस हो रहा। तो यहाँ पे सारी चीजें गर्म थी, गर्म होकर ऊपर चली गई, ऊपर जाकर सब ठंडी हो गई, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया। ठंडी हो गई तो भारी हो गई, भारी हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेंगे? ये क्लाउड बनाएंगे। देखिएगा ये क्लाउड बनाएंगे, देखिए क्लाउड बनाएंगे ये सब, तो क्लाउड का निर्माण होगा। तो जो क्लाउड बन रहा है, डस्ट पार्टिकल ऊपर गया, डस्ट पार्टिकल के ऊपर जलवाष्प बैठ गया, उसके ऊपर गैस ने क्या किया? एक मूवमेंट किया, उससे क्या बना? क्लाउड। पूरे प्रक्रिया को हम संघनन के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। और हिंदी में क्या? हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और ऊपर जाने के बाद पानी की बूंदे ठंडी हो गई, पानी के बूंद में फिर से जलवाष्प बदल गया, और जब जलवाष्प बदल गया तो धरती के ऊपर एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या करेंगे? हल्की चीज को, भारी चीज को क्या करेंगे? खींचने का प्रयास करेंगे। तो पानी की बूंदे कहां के गिरेगी? धरती के ऊपर। तो यहां से क्या होगा? रेन होगा। तो देखिएगा बड़ा सिंपल सा मैं समझाने का आपको पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूं, एकदम इजी वे में, कि धरती का जो हमारा कंपोजिशन है, हमारे एटमॉस्फेयर का, ये चारों ओर जो वायु का घेरा, इस वायु के घेरे में तीन चीज मिलते हैं भैया। तीन चीज में, एक गैसेज है, दूसरा डस्ट पार्टिकल है, और तीसरा वाटर वेपर है। गैसेज में हमने बात किया कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर सॉरी आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कई गैसेज है। फिर मैंने गैसेज में आपको जाकर समझाया कि गैसेज है टू टाइप, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अगर कोई वर्टिकली मूवमेंट कर रहा और रेशियो नहीं चेंज हो रहा, दैट मीन्स वो क्या है? दैट मीन्स वो अस्थायी गैस है। और जिसका रेशियो बदल जा रहा है वो अस्थायी गैसेज है। अब ये गैसेज क्या कर रहे हैं, चाहे अस्थायी और अस्थायी, सनलाइट के साथ क्या करते हैं? सनलाइट को, जो इनकमिंग सोलर वेव है उसको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आउटगोइंग सोलर वेव, जिसे हम लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव है, उसको क्या करते हैं? पकड़ते हैं। यानी पकड़ने वाला काम कौन करता है? तो पकड़ने वाला काम हमेशा ग्रीन हाउस गैसेज करती है, वो पकड़ लेती है। और पकड़कर टेम्परेचर, जो हम आज टेम्परेचर धरती पे महसूस कर रहे हैं, ड्यू टू इसी के कारण। दूसरा वाटर वेपर,
वाटर वेपर में मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर पानी को गर्म करोगे ऊपर जाएगा। धरती पे अधिकांश भाग में क्या है, पानी है, सनलाइट से पानी गर्म होती है, वाटर वेपर ऊपर जाएगी, वाटर वेपर जाकर ऊपर जमा हो जाती है, और जमा हो जाती है तो सनलाइट के साथ दो प्रक्रिया करती है, इनकमिंग सोलर वेव को भी पकड़ती है, आउटगोइंग सोलर वेव को भी पकड़ती है, दोनों काम कर रही है। ये भी क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तीसरा डस्ट पार्टिकल गया, तो डस्ट पार्टिकल साल्ट डस्ट पार्टिकल है, वोल्केनो से डस्ट पार्टिकल है, माइनिंग के डस्ट पार्टिकल है, ऊपर जाकर के सन के लाइट को स्कैटर करते हैं या पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, दो कामों करते हैं। तो मैंने तीनों का सन के लाइट के साथ इंडिविजुअल बिहेवियर का बात किया कि बिहेवियर क्या है, साथ ही मैंने बताया कि सनलाइट के साथ क्या काम कर रहे हैं, और तीनों अब मिलकर क्या कर रहे हैं, तीनों धरती के ऊपर क्या करेंगे, जमा हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, और यहाँ पे बादल का निर्माण करेंगे और बादल बनेगा। और फिर जो हमारी जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हल्की जब ऊपर हो गई उसको क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे, और हमारे धरती पे बारिश होता है। तो अगर ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है तो सबसे अधिक टेम्परेचर भाई कहाँ पे है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर है, डोल्ड्रम 5 डिग्री 5 डिग्री। तो जो 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लोग तो काले मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प ऊपर जाकर के जमा होगा, नमक के कण ऊपर जाके जमा होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और डेली 2 बजे तक बादल बनकर तैयार, और शाम में डेली का प्रोसेस है, बारिश होगी। अब जहां पे बारिश होगी वहां पे जंगल भी हैवी होगा, अमेजोन का जंगल, और वहां के पत्ते क्या होंगे, बारिश जहां मिलेगी वहां के पत्ते क्या होंगे, चौड़े होंगे। हम सब सीखेंगे आगे जाकर के, ये चीजें याद रखनी है, पूरी चीजों पे हम डिस्कस से बात कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, और तब हमारा चैप्टर जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इनको करना होगा, मैं क्लास में करा दूंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगला वीडियो तब बनाऊंगा, क्लास 2 जो बनाऊंगा अगला, मैं एटमॉस्फेयर को समझाऊंगा, कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, वहां पे ट्रोपोस्फेयर को समझेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर को समझेंगे, हम वहां पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर समझेंगे। व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जैसे हमने नीचे देखा कि ऊपर जाने पे तापमान कम हो रहा है, लेकिन जब तापमान ऊपर जाने पे बढ़ने लगेगा उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द रीजन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो टोटल चीज को बारीकी से समझना है, क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।